नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश इस समय हिंसा, राजनीतिक अराजकता और कूटनीतिक तनाव के खतरनाक त्रिकोण में फंसा हुआ है। राजधानी ढाका में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी के जनाजे ने हालात की गंभीरता को और उजागर कर दिया है। संसद परिसर के समीप आयोजित अंतिम संस्कार में लाखों लोगों की मौजूदगी रही, जहां अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच देश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, सेना प्रमुख और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। सरकार ने हादी की मौत पर राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया। हादी की मौत महज एक व्यक्ति की हत्या नहीं रही, यह घटना पूरे देश में फैली उस आग की चिंगारी बन गई जिसने बांग्लादेश की कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ढाका और चटगांव में विरोध प्रदर्शन हिंसकों उठे। भारत के सहायक उच्चायुक्त के आवास पर हमला हुआ, जबकि प्रथम आलो और डेली स्टार जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के दफ्तरों में आगजनी की गई। पूर्व मंत्री के आवास को भी निशाना बनाया गया। यह सब उस समय हुआ जब देश फरवरी 2026 के आम चुनावों की ओर बढ़ रहा है। स्थिति को और विस्फोटक बनाती है अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा। मयमनसिंह में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या ने साफ कर दिया कि कट्टरपंथी तत्व खुलेआम सिर उठा चुके हैं। सरकार ने कुछ गिरफ्तारियां जरूर की हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बांग्लादेश सरकार की पकड़ ढीली पड़ चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पैदा हुआ शून्य अब अराजक ताकतों द्वारा भरा जा रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी जैसे दलों की सक्रियता और सड़कों पर उतरी भीड़ ने संकेत दे दिया है कि बांग्लादेश एक नियंत्रित संक्रमण नहीं बल्कि अस्थिर विस्फोट की ओर बढ़ रहा है। इस बीच चीन ने चुनाव शांतिपूर्ण कराने की अपील की है और अंतरिम सरकार से अपने रिश्ते और गहरे किए हैं। देखा जाए तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह स्वतः स्फूर्त जनाक्रोश नहीं बल्कि सुनियोजित अस्थिरता का परिणाम है। यह मान लेना कि हालात यूं ही बिगड़ गए रणनीतिक अंधापन होगा। सच्चाई यह है कि ढाका की सड़कों पर जलती आग की लपटें इस्लामाबाद तक जाती दिख रही हैं। हादी का भारत विरोधी रुख, भारतीय राजनयिक परिसरों पर हमले और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, ये सभी घटनाएं एक ही पैटर्न की ओर इशारा करती हैं। यही वह पैटर्न है जिसे दशकों से पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आजमाती रही हैं। बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से मुक्ति के बाद एक धर्मनिरपेक्ष पहचान की ओर बढ़ा था, आज उसी अतीत की ओर जबरन धकेला जा रहा है। जमात जैसे संगठन और छात्र आंदोलनों के भीतर छिपे कट्टरपंथी गुट वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं, यानी भारत को खलनायक बनाओ, अल्पसंख्यकों को डराओ और सरकार को पंगु करो। इस अराजकता का सामरिक प्रभाव भारत के लिए सीधा और गंभीर है। अस्थिर बांग्लादेश का अर्थ है पूर्वी सीमा पर असुरक्षा, अवैध घुसपैठ का खतरा, कट्टरपंथी नेटवर्क के लिए नया सेफ जोन और चीन पाकिस्तान गठजोड़ के लिए एक और मोर्चा। भारत के लिए यह केवल पड़ोसी देश का आंतरिक संकट नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार या तो हालात को काबू में लाने में अक्षम दिख रही है या फिर कुछ ताकतों के सामने आंखें मूंदे खड़ी है। पूर्व भारतीय राजनयिकों की चेतावनी साफ है कि यदि अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो बांग्लादेश अराजकता के ऐसे भंवर में फंस सकता है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। ढाका की सड़कों पर जो आग जल रही है वह सिर्फ बांग्लादेश को नहीं जलाएगी। अगर समय रहते उसे बुझाया नहीं गया तो उसकी तपिश पूरे उपमहाद्वीप को झुलसा सकती है। बहरहाल आइए देखते हैं बांग्लादेश के हालात को लेकर क्या कह रहे हैं वहां भारत के पूर्व हाई कमिश्नर पिनाक रंजन चक्रवर्ती और कांग्रेस नेता शशि थरूर। These are all organized by certain forces who want to show how powerful they are and who want to intimidate and who want to create an anti-India sentiment in that country. Or the sentiment is already there to some extent, but what they are trying to do is to make it bigger, and because their intention is perhaps to scuttle the election so that they can continue to exercise this kind of mob power, then there is a lot of chaos there. There is a breakdown in law and order. Governance is very weak, and so people are taking advantage. These right-wing forces, criminals, and the Islamist forces, they are taking advantage of the situation, and they are just killing people, and extortion. All these things are happening there, unfortunately. Well, I think what they are claiming that he said something derogatory against the religious, Islam or something like that. But my information is that that is not true. He said something, but since it was an anti-Indian thing, so they launched an attack on this poor Hindu boy, because in many of those people in Bangladesh, the Muslims, they equate Hindu with India.
That's the kind of attitude they have. And anti-Indianism is built in because of our, historical legacy, the partition and things like that. So that kind of mindset remains in India. And plus also there is a mindset that you can blame India for anything. So this is typically what happens in Bangladesh because of their history, legacy, etc. That if something goes wrong there, you just blame India. They never blame themselves. China has done a lot of projects there. They are working on the Mongla port. They are working on other things, and then there is a possibility that they might take up the Teesta project, which is like what you call preparing the river for certain, bank, kind of hardening the banks, etc., so that there's no flooding. So that they have been doing that for quite some time. There are other projects also. They have built bridges, etc. So they are definitely involved in Bangladesh. They are involved with the military because they provide all the military equipment. Just like Pakistan, Bangladesh army buys a lot of Chinese equipment. So these are some of the areas where China has kind of influence, as one would say. Well, there have been talk because of some loose talk and rhetoric by these immature, student leaders who said, we'll do this, we'll do that. वो होता है ना जो बचपना थोड़ा वहाँ पे है. और वो दिखा रहे हैं कि हम कितना मतलब रेटोरिक और जोर से बोल सकते हैं, इंडिया को डरा देंगे. ये सब वेरी चाइल्डिश काइंड ऑफ बिहेवियर इन माय व्यू. तो उनको पता है, पर वो दे आर स्टोकिंग एंटी इंडिया फीलिंग और हमको डरा रहे हैं. पर मोहम्मद यूनुस ने ही तो ये छेड़ दिया था बीजिंग में. चाइना को बोला कि आप आ जाओ, हम 7 सिस्टर्स को आपके हाथ हवाले कर देंगे. ये कोई बात हुई थी? इस किस्म की मॉब रूल जो किया जाता है, ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए हमारे पड़ोस देश में. और ये भी है कि हमारी स्थायी कमेटी जो है संसद में, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विदेश कार्यक्रम, हम लोग भी बोले थे कि हमको अच्छे रिश्ता चाहिए बांग्लादेश के साथ. हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ स्टेबल तरह से जाए. उनका चुनाव भी आने वाला है फरवरी महीने में, और हम चाहते हैं कि वहां लोकतंत्र वापस आए. लेकिन इस हाल में जैसी चीजें चल रहे हैं, यह बहुत चिंतित बात है. और भारत के लिए हम तो ऐसे संतुष्ट नहीं हो सकते, और हम उनसे संपर्क लेकर सरकार से कहना चाहेंगे कि इस किस्म की चीजें नहीं होना चाहिए. एक उदाहरण आपको दे दूं तो बांग्लादेश के लोग चाहते थे कि वीजा ज्यादा मिल जाए भारत को आने के लिए. सब लोग आना चाहते हैं, या मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए, या लोगों से मिलने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, जो भी है. और बहुत शिकायतें मिली थी हमें पिछले साल की वीजा आप लोग बहुत कम कर दिए हैं. अब तो हम वीजा को नॉर्मलाइज कर रहे थे, और देखिए कल की ये दुर्घटनाओं के कारण हमारे 2 असिस्टेंट हाई कमीशन वीजा देने बंद करना पड़ा. तो इस किस्म की चीजों दोनों देश के लिए अच्छा नहीं है, और बांग्लादेशियों को भी काफी तकलीफ देते हैं. तो हम चाहते हैं कि वहां शांति समाधान आ जाए. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके.